Hello everyone. In this video we are going to discuss MCQs of 16th of July current affairs. So let us begin. पहला क्वेश्चन है which of the following are correct about challenges of adoption of 5G technology in India? So 5G technology के adoption में क्या क्या challenges है? So पहला स्टेटमेंट है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, दूसरा स्टेटमेंट है एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा स्टेटमेंट है पोटेंशियल फाइनेंशियल लायबिलिटी. सो इन तीनों में से क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है? सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Actually, higher population density leads to distribution of resultant data in smaller area and hence the expected speed cannot be achieved. Because of higher population density, छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और डेटा यूज़ भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है एंड दैट इज़ वाई रिक्वायर्ड स्पीड कैन नॉट बी अचीव्ड. इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है, ये बात भी सही है, एंड बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी न्यू इक्विपमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड. इवन आपको भी नया स्मार्टफोन लेना पड़ेगा अगर आप 4G से 5G पे शिफ्ट होना चाहते हैं. सो इट क्रिएट्स पोटेंशियल फाइनेंशियल लायबिलिटी. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज जियो ऑफर्स 5G टेक एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जियो और गूगल मिलके चीप स्मार्टफोन बनाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अ 5G स्मार्टफोन. ओके. Question number 2. Which of the following statements are correct about Citizenship Amendment Act 2019? पहला statement है the residing period under the process of naturalization was reduced under this act. दूसरा statement the act is not applicable in the state of Arunachal Pradesh. Third statement the act seeks to give citizenship to the persecuted minorities of 4 bordering countries on the basis of religion. So पूछा क्या है? Which of the following statements are correct? आंसर हो जाएगा हमारा A. 1 and 2 are correct. So if a person has been residing in India for last 11 years, one is granted with citizenship on the basis of naturalization. This period has now been reduced to 5 years. So actually अभी आपको सिर्फ 5 साल इंडिया में रहने की ज़रूरत है अगर आप इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं तो. दैट इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन. सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट. द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है. अलॉन्ग विद दैट द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू 2 टाइप ऑफ एरियाज अंडर 6th शेड्यूल एंड एरियाज अंडर इनर लाइन परमिट. सो एरियाज अंडर 6th शेड्यूल कौन कौन से हैं? 6th शेड्यूल के अंदर आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. एंड एरियाज अंडर इनर लाइन परमिट आता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड. सो मणिपुर को भी अभी रिसेंटली ऐड किया गया है अंडर द ILP regime. थर्ड स्टेटमेंट द एक्ट सीक्स टू गिव सिटीजनशिप टू द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ऑफ 4 बॉर्डरिंग नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. अब ये गलत स्टेटमेंट इसलिए है बिकॉज 4 नेशंस को नहीं दी जा रही है, सिर्फ 3 नेशन को ये बेनिफिट दिया जा रहा है एंड दैट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश. सो बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ 4 की जगह क्या होना चाहिए? 3. सो आंसर हो जाएगा हमारा A. 1 and 2. A इज द आंसर. न्यूज में क्यों है? बिकॉज असम NTA एक्टिविस्ट को असम NIA स्पेशल कोर्ट ने बेल दे दी है एंड दैट इज वाई CAA इज इन न्यूज. क्वेश्चन नंबर 3. द रिसेंट डेटा ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO shows that retail inflation has risen significantly. हर बार बढ़ती रहती है. Which of the following statements are correct about inflation? The retail inflation is measured by CPI, that is Consumer Price Index. Second, the wholesale price index is used by monetary policy committee to control inflation. पूछा क्या है? कौन से स्टेटमेंट सही है अबाउट इन्फ्लेशन? सो देखते हैं क्या आंसर है. आंसर हो जाएगा A. 1 ओनली. सो रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है CPI के बेसिस पे, ये बात सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज CPI को यूज किया जाता है बाय मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड नॉट WPI. सो आंसर इज A. 1 ओनली.
सो इंडिया में डिस्पाइट ऑफ डिक्रीज डिमांड प्राइजेज आर राइजिंग एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट है यूरोपियन यूनियन इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एट प्रेजेंट. एंड सेकेंड स्टेटमेंट है बोथ ब्रिटेन एंड स्विट्जरलैंड आर नॉट मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. पूछा क्या है, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. देखते हैं क्या आंसर है. सो दोनों स्टेटमेंट सही हैं. यूरोपियन यूनियन इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एट प्रेजेंट. एक्चुअली यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ट्रेडिंग पार्टनर एंड दैट इज वाई ईयू इज करेक्ट. अगर कंट्री बोला होता सो इट वुड हैव बीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो पहले चाइना वॉज इंडियाज लार्जेस्ट पार्टनर बट रिसेंटली यूएसए ने चाइना को बाईपास कर लिया है एंड यूएसए इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री. बट एज फार एज ट्रेडिंग पार्टनर इज कंसर्न वी हैव यूरोपियन यूनियन. सो यूरोपियन यूनियन को एक सिंगल एंटिटी माना जाता है एज फार एज ट्रेडिंग पार्टनर इज कंसर्न. ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट सही है. दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ब्रिटेन भी ईयू का मेंबर नहीं है एंड स्विट्जरलैंड भी ईयू का मेंबर नहीं है. ब्रिटेन तो हम सब जानते हैं कि ब्रेक्सिट हुआ उसके बाद ब्रिटेन ईयू का मेंबर नहीं है, बट स्विट्जरलैंड ईयू का मेंबर इसलिए नहीं है बिकॉज स्विट्जरलैंड अपने आप को एक न्यूट्रल कंट्री मानता है. ठीक है, और अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वो ईयू का मेंबर नहीं बना है, बट ईयू के साथ उसके बायलैटरल रिलेशंस हैं. न्यूज में इसलिए बिकॉज इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन आर डिस्कसिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स और ये ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के फायदे में होगा. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. करेक्ट पूछा है. पहला है इंडिया लैक्स इंटरसेक्टोरल मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स. दूसरा, रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन द कंट्री इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्किल इंडिया मिशन. अभी इंटरसेक्टोरल मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर के वर्कर्स इंडस्ट्रीज में नहीं जाते और इंडस्ट्रीज के वर्कर सर्विस सेक्टर में नहीं जाते, तो ये होता है इंटरसेक्टोरल मोबिलाइजेशन. सो इंडिया लैक्स इंटरसेक्टोरल मोबिलाइजेशन, ये स्टेटमेंट सही है. एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन द कंट्री इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल इंडिया मिशन, ये स्टेटमेंट भी सही है. सो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2. Okay, so despite of agriculture is less income providing occupation, still laborers are occupied in agriculture. इंडिया में आज भी अराउंड 50% पॉपुलेशन इज स्टिल ऑक्यूपाइड इन एग्रीकल्चर. सो जो एक्स्ट्रा लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं उनको हम कहते हैं डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड. सो बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ इंटरसेक्टोरल मोबिलाइजेशन आज भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में फंसे हुए हैं. सो हाउ कैन वी रिड्यूस दैट दिस इंटरसेक्टोरल मोबिलाइजेशन? वी हैव टू स्किल देम. हम उनको स्किल प्रोवाइड करेंगे तो एग्रीकल्चर से वो वर्कर्स इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं और फिर इंडस्ट्रीज से सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं. सो इंटरसेक्टोरल मोबिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट की पॉवर्टी कम करना भी स्किल इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल सही बात है. जब हम उनको स्किल प्रोवाइड करेंगे तो उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको अच्छी इनकम मिलेगी एंड द पॉवर्टी विल गो डाउन. मोदी जी ने बोला है that youth needs to skill themselves, reskill themselves and upskill themselves. upskill मतलब जो अभी आपकी स्किल है उससे एक नॉच ऊपर आपको स्किल एक्वायर करनी है. क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statements are incorrect about the defense procurement procedure 2020. 2020 डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के बारे में क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला, it aims to provide impetus to the growing domestic industry and achieve enhanced self-reliance in defense manufacturing. And दूसरा, it increased indigenous content in various defense equipments in order to support Make in India initiative. ठीक है, सो प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये स्टेटमेंट भी सही है इन आइसोलेशन और ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन पूछा है हमें इनकरेक्ट एंड दैट इज वाई विल गो विथ डी. इनकरेक्ट कोई भी नहीं है. सो पहला डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो है वो इंडिया में बनाया गया था 2002 में एंड देयर आफ्टर इट हैज़ बीन रिवाइज्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स टू प्रोवाइड इम्पेटस टू ग्रोइंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड अचीव सेल्फ रिलायंस. लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है, सेल्फ रिलायंस इंडिया अचीव करने में अभी बहुत वक्त लगेगा.
and the draft proposes increasing the indigenous content stipulated in the various categories of procurement by about 10% to support Make in India initiative. So indigenous content का proportion कितना होना चाहिए in most of the procurements? 10% to support Make in India initiative. So answer is neither 1 nor 2. So गवर्नमेंट ने रिसेंटली अर्जेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 6. स्पाइक इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम यूएसए. सो पूछा यहाँ पे क्या है, व्हाट इज करेक्ट. ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट, स्पाइक इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम यूएसए. एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी in the defense ministry for deciding on new policies and capital acquisitions for the three services of external security. ठीक है, सो कैपिटल एक्विजिशन के लिए हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये बताया गया है. पूछा है हमें यहाँ पे इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो है स्पाइक, लेकिन वो यूएसए से परचेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग इजराइल से परचेज कर रहे हैं. ठीक है, सो ये ध्यान रखना है कौन सी कंट्री से हम लोग वो मिसाइल्स परचेज कर रहे हैं. कहाँ से कर रहे हैं, इजराइल से परचेज कर रहे हैं. सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बिकॉज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर. सो ये न्यूज़ में क्यों है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था वही, बिकॉज आर्म फोर्सेस गॉट इमरजेंसी पावर्स. सो ये मेन पावर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो एमरजेंसी सिचुएशन में इफ़ गवर्नमेंट विशेस तो आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दिए जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये पूछा गया है. पहला है, इट हैज मेंबर्स फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन ओनली. दूसरा है, चाइना होल्ड्स लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स इन एडीबी. एंड तीसरा है, इट इज हेडक्वार्टर इन बीजिंग चाइना. सो क्या गलत स्टेटमेंट है, ये पूछा गया है. एक्चुअली ये वाला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज इसके 67 मेंबर्स हैं और उसमें से 48 एशिया पैसिफिक में से हैं और 19 आउटसाइड हैं. 48 एशिया पैसिफिक और 19 आउटसाइड. ठीक है, सो सिर्फ ये कहना कि एशिया पैसिफिक में से मेंबर है, ये गलत होगा. चाइना होल्ड्स लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स इन एडीबी, ये गलत है. गलत इसलिए है बिकॉज जापान होल्ड करता है. चाइना लार्जेस्ट प्रोपोर्शन होल्ड करता है AIIB में. ठीक है ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. थर्ड स्टेटमेंट, इट इज हेडक्वार्टर इन बीजिंग चाइना, ये भी गलत है बिकॉज इट इज हेडक्वार्टर इन मनीला फिलीपींस. कहाँ पे, मनीला में, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है. सो आंसर हो गया डी, 1, 2 and 3. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा, उनको एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है. ठीक है ना, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, एडीबी becomes important. Question number 8, which of the following statements are correct? Mandal Commission was the first to prepare a report on other backward class OBC. और second है, it is constitutionally obligatory for the government to promote welfare of OBCs. So कौन से statement correct है, ये पूछा है. पहला वाला statement incorrect है. Incorrect इसीलिए है because सबसे पहला कमीशन था काका कालेकर कमीशन. कौन सा, काका कालेकर कमीशन. So Kaka Kalekar Commission was the first commission to prepare a report on OBC. It was established in 1953 by presidential order. And under Article 340 of Indian Constitution, it is obligatory for government to promote welfare of OBCs. ठीक है, so ये वाला statement सही है. पूछा क्या है हमें, correct, and that is why we'll go with B, 2 only. न्यूज़ में इसलिए बिकॉज सुप्रीम कोर्ट टू हेयर अपील्स अगेंस्ट मराठा कोटा. आपको आइडिया होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा कम्युनिटी को 12 to 13% का रिजर्वेशन ग्रांट किया है.
एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इंदिरा साहनी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला हुआ है कि रिजर्वेशन की लिमिट 50% है, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो लॉ है उसके बेसिस पे द रिजर्वेशन इज एक्सीडिंग 50% एंड बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस लॉ को वैलिड गिना है, तो उसके अगेंस्ट में अपील गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इज द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर मराठा कोटा विल कंटिन्यू और नॉट। ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है, इंदिरा साहनी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जजमेंट का ईयर है 1993। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रिलेशंस बिटवीन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इंडिया। पहला स्टेटमेंट है द नोडल एजेंसी फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू यूएनडीपी इन इंडिया इज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। And second, the government of India aligned with UNDP to work on India 2030 National Development Mission and build further sustainable development goals. So क्या स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। So ये सेकेंड स्टेटमेंट प्राइमा फेसी सही लग रहा है, that India has aligned with UNDP and will work for India 2030, कि जहाँ पे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि भाई SDGs अचीव हो जाए। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है बिकॉज नोडल एजेंसी कौन है इंडिया में यूएनडीपी को लेके? इट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल एजेंसी। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। आंसर इज 2 ओनली। न्यूज में क्यों है? अब न्यूज में यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो है, और वो न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज लैंसेट की एक स्टडी आई है, और ये स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेंस में आप इसका जिक्र करिए ही करिए, अपने नोट्स में भी लिख लेना कि लैंसेट की स्टडी के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 2047 तक पीक हो जाएगी और बाद में डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, एंड मोस्ट लाइकली बाय 2100, द ईयर 2100, इंडिया की पॉपुलेशन 1.03 बिलियन हो जाएगी। अभी कितनी है? अभी अराउंड 1.35 बिलियन है। ठीक है, तो पॉपुलेशन 2100 तक कम होके 1.03 बिलियन हो जाएगी। ये अच्छी बात है। और अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो इट इज़ लाइकली कि 2100 ईयर तक हमारी पॉपुलेशन 929 मिलियन हो जाए। सो ये और भी अच्छी बात है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अचीव होना और पॉपुलेशन का कम होना, इन दोनों में डायरेक्ट कोरिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग द लेटेस्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट? पहला है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है यूनिसेफ, तीसरा है वर्ल्ड बैंक और चौथा है WHO। सो इन चारों में से कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व हैं इस रिपोर्ट के प्रिपरेशन के अंदर? सो आंसर इज 1, 2 and 4। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है और WHO है, एंड अलोंग विथ देम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो FAO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ and WHO are involved in preparation of state of food security and nutrition in the world report। ठीक है, और इस रिपोर्ट की खासियत क्या है कि ये रिपोर्ट ये बता रहा है हमें दैट अंदाजन 8.5 से लेके 13 करोड़ लोग ग्लोबली आर लाइकली टू गो हंग्री, मेनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है ना, सो दिस रिपोर्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट, इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और कीप लर्निंग।